हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। अमेरिका के ज़रिए इराक़ में ईरान के कुद्स फोर्स के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी और इराक़ के हश्द शाबी के डिप्टी कमांडर अबू मेहदी अल मुहंदिस की हत्या के बाद इस पूरे इलाके में अमेरिका के लिए इतनी मुश्किल बढ़ चुकी है और डर का आलम यह है कि अमेरिका के इराक़ में सबसे बड़े फौजी अफसर ने इराक़ सरकार को ख़त लिखकर बता दिया है कि हम आपकी पार्लियामेंट के फैसले की इज्जत करते हुए अपनी फ़ौजें हटा रहे हैं। हालांकि इस डर के जाहिर करने में ट्रंप सरकार को शर्म भी आ रही है, जिसके नतीजे में अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर मार्क एस्पर ने कहा है कि नहीं, अभी इराक़ से फ़ौजी हटाने का फैसला नहीं लिया गया है। बगदाद में अमेरिकी एम्बेसी के नज़दीक कुछ रॉकेट आकर गिरने से इतना डर है कि मंडे की शाम को हेलीकॉप्टर अमेरिकी एम्बेसी की हिफाजत करते हुए उड़ते हुए नजर आए। अमेरिकी सरकार ने अब तक 16 मुल्कों से ईरान को समझाकर बदला न लेने के लिए कहलाया है, लेकिन ईरान बदला लिए बिना खामोश बैठ जाएगा, ऐसा नहीं लगता। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक ज़रूर करें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर में पहुंच सकें। खबर यह है कि अमेरिका के ऊपर डर का असर दिखना शुरू हो गया है। आज की खबर से आपको अंदाज़ा लगाना आसान हो जाएगा कि जो मुल्क खुद को सुपर पावर होने का गुरूर रखता था, उसका सिर्फ धमकी में क्या हाल हुआ है। रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी ने खबर दी है कि ईरान के नेताओं और लेबनान के हिजबुल्लाह के लीडर सैयद हसन नसरुल्लाह की तरफ से अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाए जाने के ऐलान के 24 घंटे के अंदर अमेरिका ने इराक़ से अपने फौजी वापस बुलाने का फैसला कर लिया है। हालांकि बाद में अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने इससे इनकार किया है। उस इनकार की क्या हकीकत है, उसका अंदाज पहली खबर की डिटेल से पता चल जाएगा। रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी की पहली खबर के मुताबिक अमेरिका मरीन कॉर्प्स ब्रिगेडियर जनरल विलियम एच सेली के ज़रिए दस्तखत किया गया ख़त इराक़ी टास्क फोर्स के जनरल अब्दुल अमीर को पहुंचाया गया है। इस ख़त में कहा गया है कि वे अगले कुछ दिनों और हफ्तों में इराक़ से निकल रहे हैं। अमेरिकी गठबंधन ने इस ख़त के ज़रिए इराक़ी सरकार को इस फैसले से आगाह किया है। ये ख़त रॉयटर्स के पत्रकार ने खुद देखा है, जिसे हम भी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अमेरिकी फ़ौजी अलायंस की तरफ से इराक़ी फ़ौजी अधिकारी को लिखे गए ख़त में कहा गया है कि सर, इराक़ की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करते हुए, यानी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी की हिफाजत करते हुए और इराक़ी पार्लियामेंट और प्राइम मिनिस्टर की मांग को देखते हुए फौजी अलायंस अपने फौजियों को वापस बुला रही है, जिसकी तैयारी के लिए कुछ दिनों और हफ्तों की मोहलत की ज़रूरत है। रॉयटर्स ने इराक़ के रक्षा मंत्रालय के एक सोर्स से इस बात को कंफर्म भी किया है कि यह ख़त इराक़ के संबंधित डिफेंस अफसर को मिल चुका है। ख़त में कहा गया है कि हम अपने मुल्क की सॉवरेनिटी के लिए किए गए आपके फैसले के बाद हमें देश छोड़ने के आपके ऑर्डर का हम सम्मान करते हैं। आपको बता दूं कि इराक़ी पार्लियामेंट ने संडे को एक कानून बनाकर अमेरिका और किसी भी दूसरे मुल्क के फौजियों की मौजूदगी को गैर कानूनी करार दिया था और सभी विदेशी फौजियों से देश छोड़ने को कहा है। पहले रिएक्शन में अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने इराक़ी पार्लियामेंट के इस आदेश को कबूल नहीं किया था और अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इराक़ पर सख्त पाबंदियां लगाने की धमकी देते हुए अमेरिकी छावनियों को बनाने में आने वाले भारी खर्च की मांग की थी। ट्रंप तो हर मौके पर पैसा हासिल करने की कोशिश करते ही हैं। शायद वो ये भूल गए कि ये सऊदी अरब नहीं है बल्कि इराक़ है और उसके साथ ईरान खड़ा है। इसके अलावा लेबनान के हिजबुल्लाह के नेता सैयद हसन नसरुल्लाह ने संडे को अपने टेलीविज़न स्पीच में ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लेने का ऐलान करते हुए कहा था कि अमेरिकी सैनिक पैरों पर चलकर आएंगे और ताबूतों में वापस अमेरिका जाएंगे। रॉयटर्स का कहना है कि ये बात साफ नहीं है कि सभी लगभग 5000 अमेरिकी फ़ौजी इराक़ छोड़ देंगे। खबर में यह भी बताया गया है कि मंडे यानी सोमवार की रात को बगदाद के ऊपर कई हेलीकॉप्टरों को उड़ते हुए देखा गया और सुना गया।
इस खत में ये भी कहा गया है कि गठबंधन सेना हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल खाली करने के लिए करेगी। अमेरिका के 2003 के इराक पर कब्जे के बाद दिसंबर 2011 में मजबूरन अमेरिकी फौज वापस चली गई थी। उस वक्त के इराकी प्राइम मिनिस्टर नूरी अल मालिकी इस बात के लिए तैयार नहीं हुए थे कि अमेरिकी फौज को इराक में परमानेंट रहने की इजाज़त दी जाए। बाद में अमेरिकी फौज को दाइश के खिलाफ जंग के बहाने वहाँ लाया गया था। ऐसा एक बार से ज़्यादा मौक़ों पर हुआ है कि अमेरिका ने अपने जहाज़ों के ज़रिए दाइश के आतंकवादियों को मदद के लिए हथियार गिराए थे, जिनकी फ़ोटो और वीडियो पब्लिक डोमेन में मौजूद हैं। रॉयटर्स ने जब इस खत के बारे में वाशिंगटन में कंफर्म करने की कोशिश की तो वहाँ के रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन के प्रवक्ता ने कहा कि वे इसको फ़ौरन कंफर्म नहीं कर सकते। खत में कहा गया है कि इस समय के दौरान बगदाद के अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र, जिसे ग्रीन जोन कहा जाता है, और उसके आसपास हेलीकॉप्टर कुछ ज़्यादा उड़ेंगे। ग्रीन जोन में सरकारी इमारतें और विदेशी मिशन मौजूद हैं। ये वही जगह है जहां सद्दाम हुसैन का महल था। जब ये खत रॉयटर्स के जरिए सामने आ गया, उसके बाद अमेरिका को लगा कि दुनिया भर में बेइज्जती हो रही है, तो अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर मार्क एस्पर ने कहा कि अमेरिका का इराक से अमेरिकी फौजियों को वापस बुलाने का कोई प्लान नहीं है। उनका ये बयान उस खत की रिपोर्ट के बाद आया जो पहले इराक को मिल चुका था। उन्होंने कहा कि इस बारे में कोई फैसला नहीं लिया गया है कि इराक से फौज वापस बुलाई जाए। पेंटागन के खत के बारे में पूछे जाने पर रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने कहा, मुझे नहीं पता कि ये खत क्या है। हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कहाँ से आया है, वो क्या है, लेकिन इराक छोड़ने का कोई फैसला नहीं किया गया है। अमेरिकी सेना के जनरल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के चेयरमैन ने इस हद तक कहा कि यह खत एक ख़राब तरीके से तैयार किया गया मसौदा दस्तावेज था, जिसका मतलब केवल अमेरिकी सेनाओं की बढ़ती हुई सरगर्मी के बारे में सूचना थी, जिसका मतलब फौज की वापसी समझा गया है। इसी बीच ईरान के एक बड़े इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के जनरल अहमद रजा पुरदास्तान ने कहा है कि 16 मुल्कों से अमेरिका गिड़गिड़ाया है और ईरान को कार्रवाई से रोके जाने की कोशिश की जा रही है। ईरान की सेना के इस सीनियर कमांडर का कहना है कि जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद अमेरिका ने 16 मुल्कों से मध्यस्थता यानी मीडिएशन करने की अपील की, ताकि ईरान कुछ न करे या अगर कुछ करे तो किसी अमेरिकी नेता की हत्या न कर दे। ईरान की फार्स न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक जनरल अहमद रजा पुरदास्तान ने वरामीन इलाके में एक प्रोग्राम के दौरान कहा कि अमेरिका ने इलाके को अशांत करने के लिए $7 ट्रिलियन खर्च किए, लेकिन कासिम सुलेमानी ने अमेरिका के सभी प्लान्स पर पानी फेर दिया। उनका कहना है कि ट्रंप के खिलाफ महाभियोग यानी इम्पीचमेंट की वजह से ट्रंप और उनकी सरकार अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए बहुत सख्त कार्रवाइयां अंजाम देने वाली है, क्योंकि सीरिया, इराक और अफगानिस्तान में अमेरिका की नाकामियां ट्रंप और उनकी सरकार से जुड़ी हुई हैं। उनका कहना है कि जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या देश के लिए बहुत मुश्किल थी, लेकिन आप यकीन करें कि उनका खून बर्बाद नहीं जाएगा और अमेरिकी कार्रवाइयों का सख्ती से जवाब दिया जाएगा। इस बीच ईरान की राजधानी तेहरान में सोमवार यानी मंडे को जब आयतुल्लाह खामेनी ने जनरल कासिम सुलेमानी की नमाज जनाजा पढ़ाई तो पूरे शहर में लोग सड़कों पर नजर आए। इस मौके पर ख़ास बात जो हुई वो ये कि जनरल कासिम सुलेमानी की बेटी ज़ैनब सुलेमानी ने जो बात कही वो बहुत ही अहम थी। उन्होंने ललकार लगाते हुए कहा कि उनके बाप के खून ने जालिमों की आंखों से चैन की नींद छीन ली है और सुलेमानी के नाम से ही इजराइल तकफीरियों और साम्राज्यवादियों के बदन लरज रहे हैं। ईरान में तकफीरी उन्हें कहा जाता है जो अपने से अलावा दूसरे मुसलमानों को काफिर कहते हैं, आतंकवाद में मुलविस हैं। उनमें सबसे बड़ा नाम ISIS का है, जिसे दाइश आतंकवादी भी कहा जाता है। उन्हें अरबी और फारसी ज़बान वाले तकफीरी कहते हैं। इराक और सीरिया में तबाही मचाने वालों को, जिन्होंने जिंदा लोगों को कत्ल कर दिया और आग लगा दी, वो तकफीरी ही कहलाए जाते हैं। ज़ैनब ने आगे कहा कि मेरे वालिद ने 40 साल तक शहादत के शौक़ में बहादुरी के साथ इस्लाम के दुश्मनों के ख़िलाफ़ जंग की है। अमेरिका और इजराइल को ये जान लेना चाहिए कि मेरे वालिद की शहादत ने प्रतिरोधी मोर्चे यानी रेजिस्टेंस फ्रंट में एक नई जान फूंक दी है और आने वाला वक्त मकड़ी के जाले से भी कमज़ोर उनके घरों को
तबाह करके रख देगा। ज़ैनब सुलेमानी ने अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को कहा, जुआरी ट्रंप, तेरा शैतानी चेहरा इराक और ईरान के बीच फूट डालने की कोशिश में इन दो महान प्रतिरोधकर्ताओं यानी सुलेमानी और अल मुहंदिस का खून बहाकर एक गलती कर बैठा और इस बहने वाले खून ने दोनों मुल्कों के बीच ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिक भाईचारा पैदा कर दिया है और अमेरिका के खिलाफ जन भावनाओं को भड़का दिया है। आपको बता दूं कि 3 जनवरी की सुबह करीब 1:40 पर बगदाद एयरपोर्ट के नज़दीक अमेरिकी ड्रोन हमले में IRGC के कुद्स फोर्स के कमांडर मेजर जनरल कासिम सुलेमानी, इराकी हशदुश-शाबी के डिप्टी कमांडर अबू मेहदी अल मुहंदिस और उनके कई साथी मारे गए थे। पूरे घटनाक्रम पर लंदन में मौजूद वरिष्ठ अरब पत्रकार अब्दुल बारी अतवान ने ईरान और अमेरिका के तनाव का ज़बरदस्त जायज़ा लिया है। उनका कहना है कि जनरल कासिम सुलेमानी और अबू मेहदी अल मुहंदिस पर अमेरिकी हमले और उनकी हत्या के जवाब में पहली गोली तो इराकी पार्लियामेंट से चली, जिसने अमेरिका समेत सभी विदेशी फौजियों को देश से बाहर निकालने के बिल को भारी मेजॉरिटी से पास कर दिया। इसके साथ ही इराकी पार्लियामेंट में अमेरिका के साथ डिफेंस समझौते को ख़त्म करने, इराकी आसमान के इस्तेमाल की किसी को भी इजाज़त न दिए जाने की मांग भी की गई। दूसरी गोली ईरान से दागी गई जब ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 35 अहम निशाने तय किए जिन पर हमला किया जा सकता है। इनमें इजराइल की राजधानी तेल अवीव भी शामिल है। अतवान के मुताबिक ईरान की तरफ से फौजी कार्रवाई की राजनीतिक भूमिका तैयार की जा रही है क्योंकि ईरान ने सभी अरब मध्यस्थों यानी मीडिएटर्स को खाली हाथ लौटा दिया है और इसी तरह लाल मोहर से बंद अमेरिकी ख़तों को भी ये कहते हुए पढ़ने से भी इनकार कर दिया है कि इस गुनाह के बाद डिप्लोमेसी की कोई गुंजाइश नहीं रही है। अतवान के मुताबिक 2 ऐसे वाक़यात सामने आए हैं जिनसे ईरान की तरफ से फ़ौजी कार्रवाई और अमेरिका को वे सबक सिखाने की बात समझ में आती है जिसे वे भूल नहीं पाएगा। पहला जो बड़ा वाक़या है वो ये कि इराक़ के सायरून पॉलिटिकल अलायंस के हेड सैयद मुक़्तदा सदर ने बयान जारी करके कहा है कि अमेरिकी फ़ौजियों को इराक़ से निकालना ही अमेरिका के ज़रिए इराक़ की सॉवरेनिटी के वायलेशन का बदला नहीं होगा। इसीलिए ये ज़रूरी है कि अमेरिकी फ़ौजियों को बेइज्जत करके इराक़ से निकाला जाए। उन्होंने हथियारबंद ग्रुप से अपील की है कि वे संगठित होकर यानी ऑर्गेनाइज होकर एक जॉइंट फौज बनाएं जो सिर्फ इराक में ही नहीं बल्कि इराक से बाहर भी अमेरिकी फ़ौजियों को निशाना बनाए। उन्होंने इराक में अमेरिकी एम्बेसी को बंद किए जाने और वाशिंगटन से कॉन्टैक्ट को गुनाह की कैटेगरी में रखने की मांग भी की है। दूसरा वाक़या लेबनान के हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह का भाषण है जिसमें उन्होंने सुलेमानी की हत्या की अमेरिका को भारी कीमत चुकाने की धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी सैनिकों को लाशों की शक्ल में और काली प्लास्टिकों में वापस भेजा जाएगा। इसके साथ ही हसन नसरुल्लाह ने जोर देकर कहा कि कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला सिर्फ ईरान की ही नहीं बल्कि उनके सभी दोस्तों की जिम्मेदारी है। हसन नसरुल्लाह ने इलाके में अमेरिकियों पर हमले की जगहों और निशानों के बारे में भी तय कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी जंगी बेड़ों को, अमेरिकी सैनिक छावनियों को और अमेरिकी सैनिकों को सबको निशाना बनाया जाएगा। इन सब की कीमत अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप अदा करेंगे जिसका एक नतीजा अमेरिका के आने वाले राष्ट्रपति चुनाव में नजर आएगा और इसी तरह से मिडिल ईस्ट भी अमेरिका के हाथ से निकल जाएगा। अब्दुल बारी अतवान ने कहा है कि अगला मरहला बेहद करीब है और जिस तरह से हसन नसरुल्लाह और मुक़्तदा सदर की तरफ से खुलकर धमकी दी गई है उससे यही लगता है कि अमेरिकी निशानों पर हमले के लिए ख़ास टुकड़ी बनाई जाएगी जो इराक और सीरिया के अंदर और बाहर अमेरिकियों और अमेरिकी निशानों पर चुन चुनकर हमले करेगी। यही नहीं, ये टुकड़ी दुनिया के किसी भी हिस्से में अमेरिकी दूतावासों और सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकती है। ख़ास तौर पर इजराइल में तो तय है। ये चीज़ अमेरिकी विदेश मंत्री पोम्पियो की भी समझ में आ रही है, इसीलिए उन्होंने टीवी पर अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि अमेरिकी फौजियों को निशाना बनाया जा सकता है। अतवान ने आगे लिखा है कि जब हसन नसरुल्लाह ये कहते हैं कि कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला ईरान अकेले ही नहीं लेगा बल्कि ये उसके सभी इलाके के दोस्तों की जिम्मेदारी है, तो इसका मतलब ये होता है कि अमेरिका, इजराइल और उनके अरब दोस्तों के खिलाफ जंग कई मोर्चों पर और कई संगठनों के जरिए शुरू होगी। यानी ईरान से IRGC, लेबनान से हिजबुल्लाह, यमन से अंसारुल्लाह, इराक से
हश्द-शाबी और फ़िलिस्तीन से हमास और इस्लामी जिहाद जैसे संगठन हल्ला बोलेंगे। अतवान के मुताबिक जंग की आग अगर भड़की तो यह इलाके में आखिरी जंग होगी और अमेरिका और उसके दोस्त उसका ईंधन बनेंगे। आदमी सम्मान से जिए, नहीं तो सम्मान से मर जाए, लेकिन अमरीकी अपमान जारी रहता है, इसलिए अब उसे जारी नहीं रहना चाहिए। ये इलाके के सभी सम्माननीय लोगों के दिल की आवाज़ है। शंखनाद बस होने ही वाला है। उधर ईरान की जवाबी कार्रवाई से इजराइल भी डरा हुआ है। नेतन्याहू ने मंडे को इजरायली कैबिनेट की बैठक में कहा कि इराक में जनरल सुलेमानी की हत्या अमेरिका ने की है और इजराइल का इसमें कोई रोल नहीं था, इसलिए इजराइल को इस मामले में खींचना सही नहीं है। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई की धमकी के बाद नेतन्याहू का यह बयान उनके पहले वाले रुख से बिल्कुल अलग है, जिसमें उन्होंने खुशी का इजहार करते हुए अमेरिका को मुबारकबाद दी थी। देखा आपने सो कॉल्ड यानी नाम नेहाद सुपर पावर का हाल, मौत से कितना डर लग रहा है। 2 दिन में ही हालत यह हो गई कि अब अमेरिका इराक से कुछ दिनों की मोहलत मांग रहा है। 2 दिन में ही हालत ये हो गई कि अब अमेरिका अपनी फौजें वापस करने के लिए इराक से कुछ दिनों की मोहलत मांग रहा है। इससे यह भी जाहिर हो रहा है कि अगर कोई देश अपनी इज्जत बाकी रखना चाहे और लीडर बड़े मुल्कों के हाथों खरीदे ना गए हों तो नाम नेहाद सुपर पावर को उसकी हकीकत बताई जा सकती है। कमाल यह है कि जिस बात को रॉयटर्स ने दोनों तरफ से कन्फर्म किया था, उसके बारे में इस हद तक झूठ बोला जा रहा है, सिर्फ अपनी नकली इज्जत बचाने के लिए। अब आने वाले दिनों में आप लोग देखेंगे कि फौज इराक से बाहर निकलेगी और उस वक्त कुछ और बयान दिया जाएगा, यानी दुनिया को मुसलसल बेवकूफ़ बनाओ और हारते हुए भी खुद को सुपर पावर कहलाते रहो। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।